रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस किसी कहते हैं, यानी रिलेटिव हम वजन करते हैं, यानी अगर हम कोई चीज़ नापते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म आले इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के लेंथ के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, वज़न के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम एटम के लिए वज़न के लिए कौन सी यूनिट लेंगे और हम उसको किस तरह वज़न करेंगे, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ेंगे। इफ़ वी मेजर द मास ऑफ एन एटम ग्राम और किलोग्राम, अगर आप एक एटम का मास देखते हैं ग्राम में या किलोग्राम में, तो हम किस तरह नापेंगे? इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। तो एटम की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल है, 10 की ताकत -24 से लेकर 10 की ताकत -22 ग्राम होती है। मेजरिंग सच ए स्मॉल मासेस आर नॉट ओनली इम्पॉसिबल बट आल्सो इम्प्रैक्टिकल टू वर्क विद। जब हम ये स्मॉल मासेस को हम यानी ना उसको तोल नहीं सकते, बट आर आल्सो इम्प्रैक्टिकल टू वर्क विद, तो हम उसको प्रैक्टिकल किसी तरह उसका वज़न करेंगे, उसका मास देखेंगे कि वो कितना है और कितना नहीं है, यानी वो उसकी कितनी मास है, तो हम उसको किस तरह मेजर करेंगे। फॉर दैट प्रपोज एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड बाय द कंपेयरिंग विद ए मास ऑफ स्ट्रैंडेड एटम। तो हम अब इस तरह करेंगे कि उसकी मास इसी तरह हम उसको नाप सकते हैं कि उसकी मास कितनी है। तो हम एक स्ट्रैंडेड एटम लेंगे और उस मास के मुताबिक और एटम्स को हम यानी उसका तोल जो है वो नाप कर सकते हैं। द एटम चूजन नाउ एडे, जो एटम हमने चूज किया हुआ है वो क्या है? एज स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेंशन एज दैट ऑफ कार्बन 12, यानी हमने कार्बन 12 को लिया हुआ है एज ए स्टैंडर्ड एटम्स के उसके साथ हम और एटम्स को नाप सकते हैं, विच हैज मास इज एग्जैक्टली 12 यूनिट्स, यानी कार्बन 12 को हम 12 यूनिट्सों में तकसीम कर सकते हैं, बराबर हिस्सों में। हमने कार्बन 12 को क्यों लिया है? क्योंकि वो क्या है? स्ट्रैंडेड है और उसके 12 यूनिट्स यानी हर एक हिस्सा यानी बराबर काट सकता है, क्योंकि उसका जो कार्बन 12 है वो 12.0000 AMU है। तो उसको हम यानी 12 टुकड़ों में अच्छी तरह तकसीम कर सकते हैं। तो हम इसको कार्बन 12 किस लिए कहते हैं? क्योंकि कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 मास को, न्यूक्लियस का मास हम देखेंगे एक एटम्स में, तो कार्बन की न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना हुआ? 12, यानी 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन एटम्स में कितने प्रोटॉन्स है? 6 और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए 6 जमा 6 12। तो हम मास किस के देखते हैं? न्यूक्लियस के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम निग्लिजिबल करते हैं क्योंकि उसकी मास बहुत कम है। हमने पहले पढ़ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन की मास है वो बनिस्बत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो हम मास यानी न्यूक्लियस के देखेंगे और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो कार्बन 12 हो गया, तो इसको हम कार्बन 12 कहेंगे। और कार्बन इसलिए लिया कि वो क्या है? स्ट्रैंडेड है और वो अच्छी तरह 12 टुकड़ों में तकसीम हो सकती है, तो इसलिए हमने कार्बन को उठाया। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स रिलेटिव टू द एटॉमिक मासेस ऑफ 1 और 12 ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम अगर कार्बन को 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसको हम 1 और 12 लिखेंगे ऑफ कार्बन 12। तो यानी कार्बन 12 को यानी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 अगर हम लेते हैं तो 12 यूनिट्सों में उसको तकसीम कर सकते हैं। यानी कार्बन 12 को कितने यानी 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो इसकी वजन एक जैसी हुई। तो 1 और 12 ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन 12 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 12 12 कट जाएंगे, यानी ये मल्टीप्लाई में तो 1 के बराबर होगा। तो अगर हम एक चीज को कार्बन 1 यानी यूनिट्स के साथ उसको मेजर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहेंगे। जिस तरह हम किलो को और चीज़ें नापते हैं, टमाटर या जो आलू हैं उनको नापते हैं यानी किलो के हिसाब से, तो जो हम टमाटर लेते हैं वो किसके हिसाब से? यानी
किलो के हिसाब से, तो टमाटर क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द किलोग्राम। तो इसी तरह हम जो चीज़ें नापते हैं कार्बन यूनिट के साथ यानी 1 यूनिट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। और रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या है, यूनिट लेस है। क्या है, यूनिट लेस, उसकी यूनिट नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस की यूनिट नहीं है, वो यूनिट लेस है। तो आप ग्राफ देखें, हाइड्रोजन के कितने हैं, 1.008। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे कि उसकी यानी AMU इसकी कितनी आई, किस तरह आई, ये हम देखते हैं। कार्बन 12 हमने लिया हुआ है स्ट्रैंडेड मास। तो ये क्या है, स्ट्रैंडेड मास है। ऑक्सीजन की स्ट्रैंडेड मास हम नहीं ले सकते मैग्नीशियम की इस तरह। तो कार्बन मौजूद है, वो नॉन रिएक्टिव है, यानी उसकी जो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हमने कार्बन को लिया। और कार्बन स्ट्रैंडेड हालत में भी पाया जाता है, तो इसलिए हमने कार्बन, और कार्बन के 12 हिस्से टुकड़े यानी बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं, इसलिए हमने कार्बन 12 को लिया हुआ है। क्योंकि 12.000 AMU आता है, तो हमने कार्बन को उठाया। तो यानी एटॉमिक स्केल शोइंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ दैट आर स्टैंडर्ड कार्बन। तो हमने स्टैंडर्ड यानी कार्बन को लिया हुआ है, क्योंकि वो 12 हिस्सों में अच्छी तरह तकसीम हो सकती है। तो हम कार्बन 12 को लेंगे और उसके साथ और एटम्स को नापेंगे, तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। और जो हाइड्रोजन है यानी हाइड्रोजन की मास 1.008। तो ये क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, कितने प्रोटॉन्स है, 1। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होती, यानी कौन सी एटम्स है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती, वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन नहीं होते, और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या है, 1 है, यानी उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में एटम्स में सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए उसकी एटॉमिक मास कितनी है, 1। और कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन, तो उसकी मास कितनी आई, यानी मास नंबर 12। तो इसलिए हम कार्बन 12 कहते हैं। यानी एटॉमिक एक एटम्स मास यानी उसकी मास और उसकी जो यूनिट है, तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। तो एक एटम लेते हैं कार्बन 12, यानी हमने पहले पढ़ा कि कार्बन 12 को अगर हम 12 हिस्सों में तकसीम, बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होगा, 12 यूनिट्स के बराबर होगा। तो यानी एटॉमिक मासेस ऑफ या एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी अगर हम एटॉमिक मासेस कार्बन की देखते हैं, कार्बन 12 की, तो हम किस तरह लिखेंगे, एटॉमिक मासेस यूनिट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1/12 जरबे यानी 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये हम इस तरह लिखेंगे। तो अगर हम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 लिखते हैं तो कितना होगा, 12 ग्राम। अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 12 ग्राम के बराबर होगा। और ये 12 ग्राम हम 1 मोल लेते हैं। तो हमने 12 ग्राम को 1 मोल क्यों कहा, यानी उसको हम 12 मोल क्यों नहीं कहते। तो मोल क्या है, एक यूनिट से, यानी जब हम दर्जन इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले ले आओ, तो हम 1 दर्जन इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अंडों के लिए 1 दर्जन इस्तेमाल करेंगे कि 1 दर्जन अंडे ले आए। तो ये दर्जन क्या है, एक यूनिट है। हम उसको ये नहीं कहते कि 12 केले लाओ या 1 दर्जन यानी 12 केले। तो हम यानी 1 मोल को देखेंगे, तो 1 मोल में यानी एक यूनिट है, अगर 12 ग्राम है फिर भी हम 1 मोल कहेंगे, क्योंकि दर्जन के हिसाब से एक यूनिट है। तो ये यूनिट है यानी 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होगा वो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर 12 ग्राम है तो 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर होगा। अगर इसी तरह ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो उसको हम 1 मोल कहेंगे, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसी तरह हम 1 मोल के साथ सब एटम्स को बराबर करेंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा,
6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। और इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे, इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। तो यानी 1 मोल किसके बराबर हुआ? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स के बराबर है, और इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो अगर हम एक एटम कार्बन 12 के लेते हैं तो हम किस तरह निकालेंगे? 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को हम किस तरह निकालेंगे? तो हम किस तरह कहते हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होगा? 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। तो 12 ग्राम लिख दे, और पर मोल्स यानी मोल्स को हमने 1 मोल किसके बराबर होगा? 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 लगा दे मोल की जगह, और फिर इसको कैलकुलेट कर दे तो 1.993 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम आ जाएगा। मोल्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी 12 ग्राम पर मोल्स। तो मोल की जगह वैल्यू पुट कर दे, मोल्स की वैल्यू कितनी है? 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दे तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू कितनी आई? ये। तो अगर हम यानी एटॉमिक मास यूनिट देखते हैं, एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन के, तो किसके बराबर होगा? 1/12 हमने पहले पढ़ा, यानी 1 AMU ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? 1/12 और कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इतनी। तो 1/12 यानी अगर हम कार्बन 12 को 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और यानी कार्बन 12 एटम्स को, तो इसकी कैलकुलेशन कर दे कितनी आएगी? 1.67 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम, या अगर हम किलोग्राम में उसको तो 1000 पे तकसीम कर दे तो 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 kg आ जाएगी। एटॉमिक मासेस या एटॉमिक मास यूनिट की कैलकुलेशन किस तरह है, ये आसानी के साथ ये देख ले। यानी 1 AMU किसके बराबर होगा? 1/12, यानी कार्बन के 12 हिस्से कर दो तो वो 1 AMU के बराबर होगा, मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो ये 1/12 है। अगर हम मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स को मालूम कर दे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होगा? 12 ग्राम पर मोल्स, यानी एटॉमिक मास कार्बन 12 किसके बराबर होगा? 12 ग्राम पर मोल्स। किसके बराबर? 12 ग्राम पर मोल्स। तो अगर हम मोल की जगह वैल्यू पुट कर दे तो यानी 1 मोल किसके बराबर है? 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। तो अगर हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर दे मोल्स की जगह, तो अब उसकी कैलकुलेशन कर दे तो एटॉमिक मास कार्बन 12 किसके बराबर होगा? 1.993 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम आ जाएगा। तो अब इस यानी इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि हमने निकाल दी। तो 1 AMU 1/12 ये है, तो इसकी जगह यानी वैल्यू पुट कर दे। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको तकसीम कर दे, इतना आएगा। तो इसके साथ ज़रब दे दे तो इतना आएगा। तो अगर हम इशारे को इस तरफ लाते हैं तो ये 10 की ताकत -24 ग्राम आ जाएगा। अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो 10 की ताकत -27 kg आ जाएगा। तो ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट की क्या है, यानी कैलकुलेशन है। पहले हमने अगर एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के मालूम करते हैं तो 1/12 होगा, यानी कार्बन को हम 12 टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो कार्बन एटम लिया हुआ है, क्या है? कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जो एक है वो किसके बराबर है? यानी कार्बन 12 अगर 12 ग्राम्स है तो 12 ग्राम्स को अगर हम पर मोल्स के साथ उसको तकसीम कर दे तो मोल्स की जगह वैल्यू पुट कर दी तो ये जवाब आएगा। तो अब इसको वैल्यू में पुट कर दे मास ऑफ कार्बन 12 की जगह, यानी मास ऑफ कार्बन 12 की जगह ये वैल्यू पुट कर दे। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर दे, इसको तकसीम कर दे, इसको इसके साथ ज़रब दे दे, इतना जवाब आएगा। अगर हम इशारे को इस तरफ लाते हैं तो 10 की ताकत -24 हो जाएगा। तो 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम, यानी 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU
किसके बराबर हुआ, यानी 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम के बराबर हुआ। हम यानी हाइड्रोजन एटम्स की मास देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली कितना आया है, 1.67 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में हम उसको देखते हैं, यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम्स एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो एक्सपेरिमेंटली कितना आया, 1.67 ज़रब 10 की ताकत -24, और अगर हम उसको मोल पे तकसीम कर दे 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24, जो ये जवाब हमने मालूम कर दी, तो इसके साथ उसको तकसीम कर दे तो कितना जवाब आएगा, यानी ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा तो AMU बच जाएगा 1.0078। तो ये हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक मास यूनिट है, और इसको हम U के साथ भी लिख सकते हैं, AMU एटॉमिक मास को हम U के साथ, U क्या है, यानी यूनिफाइड मास है, क्या है, इसको हम यूनिफाइड मास के साथ इसको भी यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम्स की मास 1.0078 क्यों आती है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होती है और एक इलेक्ट्रॉन, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होती। हाइड्रोजन एटम्स में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो हम सिर्फ प्रोटॉन का वजन लेंगे और उसकी प्रोटॉन की वजन कितनी है, यानी AMU में इतनी आई है और एक्सपेरिमेंटली इतनी है। तो हाइड्रोजन एटम ऐसा है कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और न्यूट्रॉन जब नहीं है तो उसकी मास भी नहीं होगी, तो सिर्फ प्रोटॉन की मास होगी, और इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल करते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन की मास लेंगे। 1.67 ज़रब 10 की ताकत -24 एक्सपेरिमेंटली आए है, तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में निकालेंगे तो ये उसकी वैल्यू है। टेबल सम एलिमेंट्स वेयर देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, यानी टेबल में हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 1.0079, AMU ऑक्सीजन 15.8994, AMU सोडियम 22.9897, AMU मैग्नीशियम के 24.3050, AMU सिल्वर के 107.8082 AMU। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस है सम एलिमेंट्स की। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मासेस। एवरेज किसे कहते हैं आपको मालूम है, एटॉमिक यानी एटम, मासेस, तो एक एटम की एवरेज एटॉमिक मासेस हम मालूम करेंगे, सिर्फ एक एटम। तो एक एटम्स के एवरेज एटॉमिक मासेस हम किस तरह मालूम करेंगे, यानी उनका यानी उन एटॉमिक का क्या होगा, आइसोटोप्स होगा, उनके क्या होगा, आइसोटोप्स। तो जिस एटम्स के आइसोटोप्स होंगे उनके एवरेज एटॉमिक मासेस हम निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं द एटॉमिक मासेस एस कैन बी सीन इन द टेबल। तो एटॉमिक मासेस आपने टेबल में देखा 1.6 का जो है, आर रियरली फाउंड टू बी एग्जैक्टली होल नंबर। ये किस में है, होल नंबर में हमने मालूम किए, किस में, होल नंबर में। हम एटॉमिक मासेस को होल नंबर में लिखेंगे। दिस इज बिकॉज मोस्टली एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। अगर हमारे पास एलिमेंट्स या एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नेचुरली ऑकरिंग, यानी वो कुदरती तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा उसके आइसोटोप्स होंगे, तो उसको एंड देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमारे पास मालूम होगा, टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द प्रेडोमिनेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स। तो हम उस आइसोटोप्स के जो ज़्यादा पाए जाते हैं और जो कम है उसके एवरेज हम किस तरह निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मासेस हम आइसोटोप्स में मालूम करेंगे, जिस तरह के कार्बन आइसोटोप्स, क्लोरीन आइसोटोप्स, तो उनके आइसोटोप से हम निकालेंगे एवरेज। एक एटम्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के हम एवरेज एटॉमिक मासेस मालूम करेंगे। इस तरह नहीं कि डिफरेंट एटॉमिक ले लिया और उसकी एवरेज एटॉमिक मासेस। एवरेज एटॉमिक मास यानी सिर्फ एक एटम्स के जो आइसोटोप्स होंगे उसके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस इज द वेट, यानी एवरेज एटॉमिक मासेस कौन सी वेट है, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी एक एटॉमिक मासेस को जो एवरेज है ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, के उनके जो आइसोटोप्स है उनके हम एवरेज निकालेंगे ऑफ एन एलिमेंट्स। एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फार्मूला।
हम इस फार्मूले के साथ एवरेज एटॉमिक मासेस को मालूम कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मासेस किसके बराबर होगा, यानी एवरेज एटॉमिक मासेस बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स ज़रबे इट्स परसेंटेज एब्डोमिनेंस के कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद है तकसीम 100 प्लस एटॉमिक मासेस ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स और उसकी परसेंटेज के साथ ज़रब करेंगे बटा 100, यानी 100 के साथ उसको तकसीम करेंगे। तो हम एक एटम्स लेते हैं और उनके आइसोटोप्स देखते हैं तो एवरेज एटॉमिक मासेस हम उसकी मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन, उसने क्या लिया हुआ है क्लोरीन को, तो क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं 2, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं 2, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 यानी 35.5 AMU उसके एवरेज एटॉमिक मासेस आएगा। तो बिकॉज देयर आर टू आइसोटोप्स, उसके दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, वन क्लोरीन इज 35 एंड अदर क्लोरीन इज 37। द परसेंटेज ऑकरेंस इन नेचर, यानी उनका जो परसेंटेज है नेचर में, क्लोरीन 35 की 75% है और क्लोरीन 37 की कितनी है 25% है। देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन हम किस तरह निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मासेस यानी एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 है, ये परसेंटेज कितना है, प्लस एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन 37 यानी सेकेंड आइसोटोप्स और उसकी परसेंटेज कितनी है, तो क्लोरीन 35 की कितनी है 75 है और क्लोरीन 37 की कितनी है 25% है। तो इसकी कैलकुलेशन कर दे, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन यानी 0.7535 यानी कितने परसेंट था 75% था और ये 25% थी 37 वाली आइसोटोप्स। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दे 26.259.25, तो इसको जमा कर दे 35.5, यानी एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन किस के बराबर होगा 35 को, यानी वो 35% थी तो 35 ज़रबे 75 बटा 100, 37 ज़रबे 25 यानी 37 वाले आइसोटोप्स यानी 25% था, तो उसको 25 के साथ ज़रब दे दे तो उसकी कैलकुलेशन कर दे, इसको इसके साथ ज़रब दे दे और इसको इसके साथ, तो ये जवाब आएगा। इसको 100 के साथ तकसीम कर दे तो ये जवाब आएगा, इन दोनों को जमा कर दे तो ये जवाब आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.50 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास